इस वक्त पूरी दुनिया में महायुद्ध जो शुरू हुआ है, ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो ये फ्रंट खुला है, इसको लेकर अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि अगर युद्ध में 60 घंटे के भीतर भीतर इतनी विभिन्नता देख ली है, इतने गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए हैं, तो क्या आने वाले दिनों में बड़े प्लेयर्स भी धीरे धीरे सामने आएंगे और ये युद्ध जो है वो एक महायुद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल अख्तियार कर लेगा? क्या 3 देशों के बीच शुरू हुआ युद्ध सिर्फ 14 देशों तक ही सीमित अब नहीं रहने वाला है? क्या यह महायुद्ध पूरी दुनिया को इसमें झोंकने वाला है? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि दुनिया में जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। 4 दिन में ही इस महायुद्ध ने अपना दायरा बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया है और यह युद्ध लगातार और ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है और हर पक्ष यही कह रहा है कि इसे और ज्यादा एस्केलेरेट करेंगे और ज्यादा इंटेंसिफाई करेंगे। बौखला ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को धुआं धुआं कर दिया है। कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल मारी गई। सऊदी अरब में अरमको और रास तनूर रिफाइनरी को तबाह कर दिया गया। साइप्रस में ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स बेस पर ड्रोन्स की बारिश कर दी। दुबई में हाई प्रोफाइल पाम जुमेराह के फेयरमाउंट होटल पर मिसाइल अटैक किया गया। ओमान का हुक्म पोर्ट हो या फिर बहरीन में मनामा का जुफैर इलाका, कतर का अल उदैद एयरबेस हो, ईरान ने तमाम जगहों पर धुआंधार हमले किए हैं। इसका नतीजा है कि अब ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी, किसी भी वक्त वो इस युद्ध में कूद सकते हैं। चीन और रूस ने भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है यहां पर। वजह है कि तमाम ताकतवर देशों को यह मौका वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने का, रीसेट करने का, खुद को दुनिया का बॉस साबित करने का लग रहा है। ऐसे में खतरा वर्ल्ड वॉर 3 का मंडराने लगा है। तो सवाल ये कि जब ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि भाई वो तो प्रिपेयर होकर आए हैं कि 4 हफ्ते 5 हफ्ते जो भी वक्त लगे, उन्होंने तो सोच के आए हैं। उन्होंने कहा बूट ऑन ग्राउंड भी उतारने पड़ेंगे तो उतार देंगे। तो क्या आने वाले वक्त में पूरी दुनिया इस जंग में झुलसने वाली है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं। एनएनडी दुबे हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं और कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले एनएनडी दुबे साहब, आपसे शुरुआत करेंगे कि यहां पर जिस तरह से 4 दिन हुए हैं, लेकिन जैसी तस्वीरें आ रही हैं, अमेरिका के लिए भी ईरान एक केकवॉक नहीं छोड़ रहा है, अच्छे से मार रहा है, दबा कर मार रहा है और झुकने को राजी नहीं है, जबकि उसकी पूरी लीडरशिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब यहां पर यह युद्ध किस तरफ जाएगा, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे रूस और चाइना। वो क्या वेट एंड वॉच कर रहे हैं या सूनर और लेटर उनकी एंट्री होगी ही इसमें? देखिए, ये बार अभी एक्सटेंड होगा। ये तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान में भी बोला है, जो कल के बयान में उन्होंने खुद इसकी 1 महीने की डेडलाइन तय की है कि 4 to 5 वीक्स, तो वो आज के तारीख में असेस कर रहे हैं, जबकि शुरू में क्लेम हुआ था कि वार विल बी ओवर इन 48 to 72 आवर्स। तो उनका खुद का एस्टिमेशन गलत साबित हुआ देख रहा है। जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, काउंटर कर रहा है और रोके नहीं रुक रहा है। बेशक दोनों की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा गैप है। अब सवाल ये है कि इसमें जो मेजर पावर्स हैं, जैसे चाइना और रशिया की आपने बात किया, अभी मैं जो होते हुए देख रहा हूं कि चाइना और रशिया मिलिट्री इंटरवेंशन डायरेक्टली अभी करता हुआ नहीं दिख रहा है। उसकी वजूहात हैं, अभी वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आ रहा है। अभी बयानबाजी चल रही है। चाइना ने उसके साथ सिंपैथी जताई है, इमीडिएट सीज फायर की गुहार की है और कुछ वो फ्रांस के लीडरशिप से मिलकर भी डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने का एक माहौल सा बना रहा है, क्योंकि चाइना इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा अगर ये वार लॉन्ग ड्रान किया गया तो। क्योंकि दुनिया के जिस भूभाग पे लड़ाई लड़ी जा रही है और जो चाइना की एनर्जी सेक्टर में डिपेंडेंसी है मिडिल ईस्ट पे, वो पूरी डिपेंडेंसी, आई मीन दे आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम दैट एरिया। 45% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, चाहे वो सऊदी से लें, कतर से लें, ईरान से लें, उसी रास्ते से होकर आता है सप्लाई पूरा। और ये सप्लाई चाइना का डायरेक्टली अफेक्ट हो जाना, ये चाइना के लिए बहुत मैटर करेगा और चाइना इस बात को लेकर काफी परेशान है। अब बात है कि यूनाइटेड नेशन के रेलेवेंस को आप पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से तो आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन इसमें क्या कर पाएगा, जिसका चाइना खुद उसका एक मेजर पार्टनर है 5 वीटो कंट्री में। लेकिन ये चीज आज के तारीख में बेमानी है, क्योंकि ये तो एक इतनी बड़ी ऐसी लड़ाई है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक जो प्रेशर है, ये दोनों बड़ा बुरी तरह से उलझा हुआ है। और अब ये नहीं पता लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का आउटर लिमिट क्या है और
आज के तारीख में दुनिया में अपने इकोनॉमिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए जो कंट्री जिस तरह से फाइट कर रही हैं, इन दोनों का कितना एक कहिए कि एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी दिखाई दे रहा है। रशिया अभी उसने भी एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ही दिए हैं। ये जरूर है कि जो सॉफ्ट सपोर्ट है, सॉफ्ट पावर की सपोर्ट है, वो चाइना इस समय दे रहा है ईरान को। लेकिन आज के तारीख में एयर रूट से, लैंड रूट से या वाटर रूट से, तीनों रूट से भी चाइना का कोई भी फिजिकल सपोर्ट ईरान को देना पॉसिबल नहीं दिख रहा, जिस तरह से ईरान घिरा हुआ है। तो कुल मिला जुला के चाइना भी शायद इस सिचुएशन को भी वेट एंड वॉच देख रहा है कि कितना ईरान रेसिस्ट करता है, क्योंकि अभी जितने अटैक्स हुए हैं 24 से 48 घंटे के अंदर, जितना काउंटर किया है ईरान ने, सारे काउंटर के कोऑर्डिनेट्स, उनके सैटेलाइट डेटा, उनके पिन पॉइंट जो लोकेशंस हैं, जो मैट्रिक्स हैं, ये सारी चीज चाइना ने सप्लाई की है। दैट इज द सॉफ्ट सपोर्ट बीइंग गिवन बाय चाइना टू ईरान इन दिस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। अब ये है, ये इस समय हमारे सामने जो मैं देख पा रहा हूँ। वीके दत्ता सर, यही सवाल मैं आपके पास लेके जाऊं कि सॉफ्ट सपोर्ट दे रहा है, जाहिर सी बात है ईरान को इतने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, अमेरिकन बेसिस के तमाम इनपुट्स मुहैया कराना, ये ईरान की खुद की कैपेबिलिटीज नहीं है। तो चाइना का सपोर्ट तो है, हथियार वो उसको पहले से ही बेचता रहा है। 25 साल का दोनों मुल्कों का एसोसिएशन है, लेकिन चीन ये सॉफ्ट सपोर्ट ही जारी रखेगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि चीन कितना भी बोले, कितने भी बयान दे, वो डायरेक्ट युद्ध में लड़ना पसंद नहीं करता है, वो एंटर करना पसंद ही नहीं करता है, पीठ पीछे ही करता है जो काम करता है। बिल्कुल पिनाज, देखिए ऐसा है, जहाँ तक चीन का सवाल है और ईरान का सवाल है, अगर आप रशिया की तरफ जाएं, रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर रूस के साथ में कौन कौन खड़ा है? चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये लोग हैं जो लगातार रशिया की सपोर्ट करते आए हैं अलग अलग प्रकार से। और बड़े तौर पे तो ईरान ने जो अपने ड्रोन्स मुहैया कराए रशिया को, शाहिद कैटेगरी के जो सीरीज़ हैं, वो जो ड्रोन हैं वो इस्तेमाल करके रशिया ने पूरा यूक्रेन के अंदर जो तबाही मचाई और अभी तक मचा रहा है, उसने और उसको एडवांस्ड वर्जन बना दिया है। पहले प्रोपेलर वाला था, उसमें इन्होंने दूसरी मोटर भी लगा दी अभी। तो ये तो था ईरान का सपोर्ट किसको? रूस को। साथ में कौन खड़ा था रूस के? आपका चाइना और नॉर्थ कोरिया। अभी जहाँ तक ईरान का सवाल है, आप ये मान के चले, ये तो हो नहीं सकता कि अगर ईरान सपोर्ट कर रहा था रूस को और रूस इस समय जब ईरान को सबसे ज़्यादा मदद और सपोर्ट चाहिए, वो अपना हाथ पीछे खींच लेगा। कोवर्टली जरूर इनको इक्विपमेंट मुहैया कराएगा, चाहे S-400 हो या और काउंटर मिसाइल सिस्टम्स हो, वो इनको मुहैया कराई। चाइना ने इनको PL-15 और JF-17 का भी जो हमें मतलब पता चला कि वो भी इन्होंने इसकी एयरफोर्स को अपग्रेड करने की चेष्टा करी। साथ साथ में आपको याद हो, जब ये बिल्डअप चल रहा था तो 15-16 इनके जो एयरक्राफ्ट हैं, हैवी लोड कैरियर्स, वो लैंड हुए थे ईरान में। और वो क्या लेके आए? वो डेफिनेटली लेके आए एंटी एयर सिस्टम लेके आए, मिसाइलें लेके आए, और जो जो इक्विपमेंट चाहिए था ईरान को, वो उन्होंने उस समय दिया। अभी भी क्या दिया जा रहा है ईरान को? सटीक इंटेलिजेंस, सैटेलाइट टारगेटिंग, जो इनके पास बहुत उम्दा क्वालिटी की है चाइना के पास में, वो उसको मिनट टू मिनट ईरान को प्रोवाइड की जा रही है। उसी इंटेलिजेंस के माध्यम से। ठीक है सर, मैं आपको रोकूंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां फोन पर बातचीत की है, ओमान के सुल्तान से भी फोन पर बातचीत की है, मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी ली, कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है। तो लगातार गल्फ कंट्रीज तक जिस तरह से इस युद्ध की आंच पहुंच चुकी है, प्रधानमंत्री लगातार टच बेस किए हुए हैं, मौजूदा हालात पर नजर बनाई हुई है। ओमान के सुल्तान से भी फोन पर बातचीत की है और साथ ही साथ कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। तो हिंदुस्तान भी एक क्लोज वॉच यहां पर रख रहा है इस पूरे डेवलपमेंट पर और जो पूरी टेंशन वहां पर बिल्डअप हो रही है उस पर। हमारे साथ लगातार हमारा पैनल जुड़ा हुआ है और प्रोफेसर भारद्वाज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, कई बार हमने इस बात की चर्चा की है कि एक चर्निंग हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर दोबारा से जिसे कहते हैं रीअरेंज हो रहा है। तो अगर वर्ल्ड ऑर्डर रीअरेंज हो रहा है और ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाए, तो इससे बेहतर मौका तो कोई नहीं होता ना, हर महाशक्ति को अपना दमखम दिखाने का और ये कहने का आई एम द बॉस।
नहीं, बिल्कुल पिनाज, आपने सही बात कही। देखिए, ये बात मान के चलिए कि अमेरिका अपना जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको स्टेटस को रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वर्ल्ड ऑर्डर यूनिपोलर से मल्टीप्लेक्स हो और मल्टीपोलर हो, और उसको बेसिकली जो सबसे बड़ा थ्रेट है अमेरिका को वो है चाइना। और आप ये बात मान के चलिए कि ईरान का जो अभी सीधा कन्फ्रंटेशन हो रहा है, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ईरान के साथ अमेरिका का हो रहा है, ये अब दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड है और इसके पीछे का जो कन्फ्रंटेशन है ये बहुत पुराना चल रहा है। देखिए, मैं तो दो तीन इंसिडेंट आपको बताता हूँ। चाइनीज जो है वो अमेरिका की जो मोनोपोली है सी में, अरेबियन सी में, आप ये इंडियन ओशन में, साउथ चाइना सी में बिल्कुल तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अरेबियन सी में देखिए उन्होंने ग्वादार पोर्ट बना दिया, साथ ही साथ जो स्ट्रेट ऑफ एडन है वहाँ पर जिबूती जो अफ्रीका का बिल्कुल बॉर्डर लगा हुआ है, उस जिबूती पोर्ट मिलिट्री बेस एक अपना बना लिया चाइना ने। अमेरिका को जो उसका घटता हुआ प्रभाव है अरेबियन सी में वो दिखता है, और उसमें जो सबसे बड़ा भागीदार जो दिख रहा है अमेरिका को वो ईरान दिख रहा है। ईरान के साथ में चीन का न केवल व्यापारिक बल्कि जो आप ये कहिए रणनीतिक साझेदारी भी रही है। दूसरा इंसिडेंट मैं बताता हूं कि जब ये बात जग जाहिर है कि ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कई दशकों से चल रहा है। उस कॉन्फ्लिक्ट को मेल्ट डाउन करने के लिए ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में अगर नेगोशिएशन कराया था तो वो कराया था चीन ने कराया था। दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन और एक एग्रीमेंट पे भी पहुंच गए थे। तो अमेरिका को ये भी खतरा था कि अगर ईरान और सऊदी अरबिया साथ में आ जाते और एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती तो अमेरिका का जो प्रभाव है सऊदी अरबिया और यूएई के माध्यम से वो कम हो जाएगा। तीसरा मैं इंसिडेंट बताता हूं कि 2021 में एक इस्लामिक वर्चुअल सबमिट किया था जिसमें बेसिकली अल्टरनेटिव इस्लामिक लीडरशिप क्रिएट करने की बात थी कि सऊदी अरबिया ही मिडिल ईस्ट में लीडर, इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर क्यों है। तो उसमें एक अल्टरनेटिव लीडरशिप में मलेशिया, तुर्की और ईरान, इन तीनों का एक सबमिट हुआ था। उसमें ये बात रखी गई थी, पाकिस्तान को बुलाया गया था, हालांकि पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और इसके पीछे जो बैकिंग कर रहा था वो चीन कर रहा था। चीन चाहता था कि या तो तुर्की लीडरशिप ले या ईरान ले या मलेशिया ले। ये सऊदी अरबिया जो अमेरिका का एक यानी अमेरिका का जो एंटी गुट है उसका लीडर कहीं ना कहीं चीन बनना चाह रहा था मुस्लिम देशों का। जी, कहीं न कहीं नहीं है, आप ये बात मान के चलिए ये है। और ये बात जिस तरीके का उनका एनर्जी कॉर्पोरेशन है, जिस तरीके का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन है, जो इन्वेस्टमेंट चाइनीज ने ईरान में किया हुआ है, तो सैंक्शंस को एक तरीके से अमेरिकन सैंक्शंस को जो कोई डिफाई कर रहा था वो चाइना कर रहा था ईरान में। तो ईरान का सीधा चाइना के साथ एक पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक एक अलायंस है। और लेकिन आज हालात ऐसे हैं, चाइना, क्योंकि चाइना ये वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी में हमेशा रहता है। वो चाहता है कि फ्रंट में लड़ाई दूसरा लड़े और उसके पीछे से आप हर तरीके के लॉजिस्टिक सपोर्ट दो, पॉलिटिकल सपोर्ट दो। वो चाइना अभी भी कर रहा है, उसको मिलिट्रीली निश्चित रूप से सपोर्ट करेगा। जहां तक रशिया का है, देखिए रशिया जब कॉन्फ्लिक्ट, रशिया और यूक्रेन के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो ईरान ने कितना रशिया को सपोर्ट किया, चाहे वो मिसाइल के कॉन्टेक्स्ट में हो, टेक्नोलॉजी के, ड्रोन के कॉन्टेक्स्ट में हो, जो वर्ल्ड क्लास। तो निश्चित रूप से रशिया भी चाहता है कि ये थोड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्सेलरेट हो, ताकि जो प्रेशर यूक्रेन की तरफ से रशिया पे आ रहा है वो डाइवर्ट होगा और वो मिडिल ईस्ट में जाएगा। और वहां पर कहीं ना कहीं चाइना भी पार्टी बनेगा, रशिया भी पार्टी बनेगा, ईरान एक फ्रंटलाइन लड़ाई लड़ रहा है। तो ये बात पूरा और ट्रंप का ये अंदेशा भी है कि ये वॉर एक्सेलरेट होगा और लंबा जाएगा और हमको ग्राउंड पे बूट्स को भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके का एक थियोक्रेट्स जो मजबूत स्थिति में आज के दिन ईरान में बने हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा टफ एक रेसिस्टेंस देंगे, जैसे कि अफगानिस्तान में अमेरिका को दिया था। तो ये बात मान के चलिए कि वर्ल्ड वॉर तो नहीं, लेकिन एक महायुद्ध ये चल रहा है। और इस महायुद्ध में ना केवल अमेरिकन जो 15 देश या साथ में लगे हुए हैं, बाकी ईरान की तरफ से भी इनडायरेक्ट सपोर्ट करने वाले तुर्की का भी बहुत डाउटफुल स्टैंड है ईरान इस इश्यू में। तुर्की पे के बेसिस पे, अमेरिकन बेसिस तुर्की पे वो अटैक नहीं कर रहा है ईरान, और साथ ही साथ तुर्की इस अटैक को कंडेम भी किया। तो ये बात मान के चली कि कुछ ताकतें धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रही है ईरान के पीछे, और इसको ये युद्ध को एक्सेलरेट करेगा। तो धीरे धीरे अगर ये युद्ध एक्सेलरेट होगा, यहाँ पर कैप्टन श्याम कुमार यही आपसे समझें कि अगर दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि आज ऐलान हो गया कि आज से सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। धीरे 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 ऐसे फ्लैश पॉइंट्स होते हैं, फ्लैश पॉइंट्स आगे बढ़ते जाते हैं
और मुल्कों के उसके अंदर अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने अपने फायदे होते हैं, उस हिसाब से वो कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, प्लस वो डोमिनेंस भी चाहते हैं। तो इसी तरह से तो धीरे 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 करके एक सिचुएशन आती है साल भर में कि भाई अब ब्लास्ट ऑफ हो गया, अब ये वॉर हाथ से निकल के पूरी दुनिया में फैल गई है। क्योंकि अगर 4 दिन में 14 देश इसकी चपेट में आ गए हैं तो धीरे धीरे दायरा बढ़ भी सकता है ना। पिनाज धन्यवाद। जय हिंद सनो वरुणा। 80s के दशक में भी ये हुआ था और 2003 में भी कुवैत में ये हुआ था। गल्फ में ये जो अशांति आप देख रहे हैं ये तब भी हुआ था और हॉर्मुज में तब भी ब्लॉकेज हुई थी, तब भी माइनिंग हुई थी और तब भी नेवल शिप्स का जमावड़ा वहां हुआ था और कोई किसी देश ने इंटरफेयर नहीं किया। खुद कई बार अशांति हुई। 655 ईरान का सिविलियन एयरक्राफ्ट मारा गया, फ्रिगेट माइन से टकरा गया, कई नौसैनिक घायल हुए। ईरान की जो नेवी है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था अमेरिका ने पिछली बार में, क्योंकि कुछ होस्टेजेस रख लिए थे ईरान ने। तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस एरिया में जो ऑयल इकोनॉमी है उस पर वर्ल्ड का ध्यान फिर से आकर्षित नहीं हुआ हो। फ्लेम पाइट फिर से बना है। पिछले साल भी बना था जब ईरान और इजराइल में भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय युद्ध जो था वो वेस्टर्न सेक्टर में लिमिटेड रहा था क्योंकि नेवल डिप्लॉयमेंट नहीं हुई थी। इस बार 8-9 महीने के गैप के बाद पूरी सोची समझी नीति के तहत अमेरिका कूदा, टेबल पे आया। लेकिन जो प्रॉक्सीज को जो चाइना ईरान दे रहा है समर्थन, एक दूसरा इनरिचमेंट को टेम्पररी रोकना और उस पर 7 पेज का जो भाषण था उसको विड्रॉ किया तो लायर बोल दिया अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, और जो मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी बनाना, इन चीजों पे नहीं बात हुई तो वापस आए और डर लगा कि वो रिटेलिएशन में इस बार कतार में लास्ट जो किया था पिछली बार उन्होंने अटैक, इस बार पहले ही दिन कर दिया क्योंकि खामनेई मारे गए तो मरता क्या ना करता, नी जर्क रिएक्शन, और पावर दिया सभी को कि अपनी अपनी बात संभालो। खामनेई चले गए थे लेकिन पहले दिन आफ्टरनून में बात निकल के आ गई थी कि अपनी अपनी लड़ो क्योंकि अब ईरान को दिक्कत आने वाली है। साइप्रस तक इंगेज किया, मिडिल ईस्ट को इंगेज किया है, लगातार मिलिट्री टारगेट्स को लिक्टिमेट कहता हुआ रिहायशी इलाकों पर भी करीब करीब जहां भी वॉर बेजिंग फैसिलिटीज है इन देशों में वो सबको तंग कर रहा है। बड़ा चैलेंज है अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए कि कंटेन करना, डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना और इन कंट्रीज की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं होने देना ताकि ये वॉर स्प्रेड ना हो। इस बात को हमें समझना है कि ट्रंप डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जीत रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं अगर अपना मिशन नहीं कामयाब हुआ तो सोल्जर्स, ग्राउंड सोल्जर्स के लिए भी गुरेज नहीं होने, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं पुराने प्रेसिडेंट जैसा नहीं हूं कि भाई सोल्जर्स अराउंड ग्राउंड नहीं भेजूंगा। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, जब तक मिशन अकम्प्लिश नहीं होगा मैं तो भेजूंगा, भेज के रहूंगा। ट्रंप अगर इतने अग्रेसिव हैं कर्नल राठौर, ट्रंप की ये अप्रोच है, चाइना अब तक सॉफ्ट सपोर्ट दे रहा है, रशिया भी अपनी तरफ से एक प्रेशर बिल्डिंग टेक्टिक्स चाहे बयानों के जरिए कर रहा है क्योंकि वो अपना फायदा देख रहा है यूक्रेन वॉर के फ्रंट पे। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि स्लोली ग्रेजुअली अगर आने वाले हफ्ते भर में ये वॉर नहीं सेटल डाउन होती है तो इसका दायरा और ज्यादा बढ़ता ही चला जाएगा और इसकी चपेट में कई बड़ी शक्तियां भी डायरेक्टली आ जाएंगी। देखिए पिनाज, ये इतिहास गवाह है कि अमेरिका युद्ध तो शुरू करता है लेकिन किसी भी फ्रंट पर अमेरिका ने संतोषजनक ढंग से युद्ध की समाप्ति नहीं की है। तो ये सोचना कि ये ईरान के युद्ध को अमेरिका एक कायदे से रिजीम चेंज या किसी और ऑब्जेक्टिव को लेकर बंद करेगा, ऐसा नहीं होगा। हमने अफगानिस्तान में देखा, हमने बगल के इराक में देखा, हमने लीबिया में देखा, जब अमेरिका चला गया तब वियतनाम एक हो गया। तो ये अमेरिका की आदत है, किसी भी युद्ध में आज तक न उन्हें ऑब्जेक्टिव हासिल होते हैं और ना ही वो वहाँ पर ऐसा कोई व्यवस्था छोड़ के जाते हैं जिससे कि वो देश जिंदा हो सके या फिर से खड़ा हो सके। अब बात आती है कि रूस और चीन क्यों नहीं साथ दे रहे हैं, अभी तक उन्होंने अपने पत्ते क्यों नहीं खोले। आपका कहना सही है कि ईरान के साथ दोनों की बहुत बड़ी स्टेक है, खास करके चीन की, और जैसे अगर ईरान अमेरिका के कब्जे में आ जाता है और वहाँ रजीम चेंज हो जाती है या ये रजीम गिर जाती है, चाहे ईरान का विखंडन भी हो जाए, तो एक तरीके से रूस और चीन एक झटके में मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी डोनाल्ड ट्रंप की। तो यहाँ पर जो है चीन का ना आना वाकई बहुत आश्चर्य करता है। क्या चीन कोई आगे की बात सोच रहा है? चीन सॉफ्ट सपोर्ट दे रहा है, लेकिन इसके आगे इतनी बड़ी चीज होने के बाद भी चीन मिलिटरीली क्यों सामने नहीं आ रहा है?
क्या चीन अभी भी अपने पर तोल रहा है? क्या चीन अभी भी अमेरिका के सामने खड़ा होने में अपने आप को अनश्योर पाता है, अक्षम पाता है, या उतना विश्वास नहीं है उसको कि वो अमेरिका के सामने खड़ा हो सके? ठीक है, तो बहुत वो चीज़- अच्छी बात आपने कही है। इसी को हम डिस्कशन को आगे ले जाएं। सर, कर्नल राठौड़ ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि चीन को भी सेल्फ डाउट्स हैं। वो पैसे से अर्थव्यवस्था को मजबूत बना के भले ही कहता रहे कि हाँ मैं वर्ल्ड पावर बन रहा हूं, मैं महाशक्ति बन रहा हूं, अमेरिका से आगे निकल गया हूं, लेकिन जब बात आती है अपनी ताकत, कुव्वत, हथियार के दम पर मिलिट्रली साबित करने की, तो चीन को भी सेल्फ डाउट्स हैं। ना उसके हथियार वॉर टेस्टेड है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ ये सारी दुनिया देख रही है। तो ना तो उसके वॉर हथियार जो है वॉर टेस्टेड है, ना ही उसे अपनी फौज पर उस तरह का भरोसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको महाशक्ति बनना है तो पैसा और पावर दोनों चाहिए ना आपको। आप खाली पैसे से नहीं बन सकते वर्ल्ड के दादा। दुबे सर, बिल्कुल आपने कहा, आपका पॉइंट सही ये है कि आपका पर्सपेक्टिव ये है कि अगर वर्ल्ड डोमिनेंस के प्लेटफॉर्म पे चाइना को आना है तो चाइना को भी वो एग्रेशन शो करना पड़ेगा जो आज के तारीख में अमेरिका शो कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ऑलरेडी एक प्रूवन महाशक्ति है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है, और उसने यह चीज अपने 250 साल के हिस्ट्री में उसको तैयार किया है। और आज के तारीख में दुनिया में वो हर जगह वो चाहता है, जो चाहता है कि वही चीज हम उसे उतार दें, चाहे उसके लिए मिलिट्री इंटरवेंशन करना पड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरा ये है कि जो अभी हमारे पिछले पैनलिस्ट ने कहा कि कहीं भी वो जहां भी व्यवस्था में घुसता है वहां के व्यवस्था को उस कंट्री के एक सिविल ऑर्डर में वो लाने का उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए कि वो अपने महाद्वीप पे कोई वार लड़ता नहीं है। जहां भी लड़ता है वो 8,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, इससे नीचे की कोई डिस्टेंस नहीं है जहां वार में इंगेज होता है। तो उसकी वहां से कोई जवाबदारी नहीं होती, ना उनका कोई लवलास है, ना उनका कोई उससे इमोशन है, ना कोई उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीज अमेरिका आज भी वो शो कर रहा है। सवाल यह है कि चाइना ने अमेरिका के पैरेलल खुद को जो ग्रो किया है इकोनॉमिकली, वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है वर्ल्ड की। आज के तारीख में 19 ट्रिलियन से ऊपर वो जाके खड़े हैं, और दुनिया में हर एक क्षेत्र में वो अमेरिका को एक अच्छा टफ फाइट दे रहे हैं। अमेरिका के लिए वो पोटेंशियल एक तरह से सबसे बड़े राइवल भी हैं। तो चाइना ने ये चीज डायरेक्ट ना उलझ के किया है। तो अभी जो चाइना पॉलिसी लेके जा रहा है वो बेसिकली उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है कि हमें खुद इकोनॉमिकली अपने को एक हाइट पे ले जाना है जहां की वो ले जाता हुआ भी दिख रहा है, और दूसरा दुनिया के जितने इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं और जितनी सॉफ्ट पावर है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें अपने आप को अमेरिका से आगे स्थापित करना है, और वो स्थापित करना शुरू भी कर दिया है, और इसकी दमक जो है अमेरिका तक पहुंच भी रही है। यानी अभी सही वक्त नहीं है, सही समय सही नहीं है वक्त चीन नहीं के है। लिए। ऐसा ठीक है। कहने का अर्थ यही है कि चाइना शायद अभी यह अप्रोप्रिएट टाइम नहीं पा रहा है जिसमें कि वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, जिस तरह से अमेरिका करता है। और वो अमेरिका के तो कल्चर में, मिलिट्री कल्चर में अमेरिका करता हुआ आया है और आने वाले टाइम में भी करेगा। अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इज नॉट लाइक दिस। इवन ट्रंप के आने के बाद 7वां देश है जो बम्बार्डमेंट हुआ है। सिर्फ दिस इज द 7th कंट्री जहां बम डाला है इस पर्टिकुलर रिजीम ने। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका की जो एक अटैक, एक जो अग्रेसिव पॉलिसी है टू प्रूव द वर्ल्ड डोमिनेंस ऑफ अ सुपर पावर ऑफ अमेरिका, अमेरिका आज भी उसमें बिलीव करता है, उसको कामयाबी भी मिल रही है, चाहे दुनिया उसका कितना भी क्रिटिसिज्म करे। और चाइना ने अभी एक दूसरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है कि वो इनको हरस करेगा, अमेरिका के करीब आने की वो कोशिश कर रहा है, काफी कामयाब भी हो रहा है, लेकिन अभी डायरेक्ट स्कर्मिशेस में वो यानी उनके against अगर खड़ा नहीं है। आज 25 साल पुराने अपने दोस्त ईरान के साथ जहां उसकी एनर्जी सप्लाई चेन पूरी की पूरी बाधित होती है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका या अमेरिका की पसंदीदा सरकार आके ईरान में बैठ जाती है, तो कहीं ना कहीं चीन, क्योंकि अपना जो ऑयल का जो व्यापार था वो अपनी करेंसी में कर रहा था और अमेरिका को डी-डॉलराइजेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सीधे सीधे अगर आज चीन चुप्पी साधे रखता है, सिर्फ जुबानी जमा खर्च करता है और सॉफ्ट सपोर्ट देता है, तो यहां पर प्रोफेसर भारद्वाज के चीन भी मान लेगा कि भाई अभी फिलहाल मेरे महाशक्ति बनने में टाइम है, अभी अमेरिका ही ग्रेट है और अमेरिका ही दादा है। देखिए पिनाज, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तक जो व्यापार हो रहा था, रशिया से चीन अगर ऑयल इंपोर्ट कर रहा था
और चीन अगर ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, एनर्जी इंपोर्ट कर रहा था, तो ये बेसिकली युआन में और रूबल में ट्रेड हो रहा है। और उससे जब ब्रिक्स के माध्यम से भी बात आई कि एक अल्टरनेटिव एक करेंसी क्रिएट किया जाए जो डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करे और सारे कंट्रीज को। लेकिन मुश्किल बात क्या है? मुश्किल बात यह है कि देखिए, पहली बात तो जो ग्लोबल साउथ है, सबसे ज़्यादा अगर किसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों का, उसका पड़ेगा ग्लोबल साउथ पे। चाहे वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगा, फूड क्राइसिस बढ़ेगा, एनवायरमेंटल क्राइसिस बढ़ेगा और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ग्लोबल साउथ में होंगे। देखिए, ग्लोबल साउथ अभी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, एक साथ अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो रहा। ये बात साबित हुई जब उन्होंने ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया, तो हर कंट्री अपने अपने नेगोशिएट करने लगा इंडिविजुअली, कलेक्टिवली किसी ने नेगोशिएट नहीं किया। देखिए, अमेरिका के बहुत साफ दोहरे मापदंड हमेशा रहते हैं। वो टेररिज्म की बात करते हैं तो कहते हैं इजराइल पे अटैक हो रहा है तो टेररिज्म है। हम भी मानते हैं कि इजराइल पे अटैक हुआ तो टेररिज्म हुआ। और टेररिस्ट स्टेट कौन माना गया? जो स्पॉन्सर कर रहा है वो ईरान माना गया। जब भारत पे पहलगाम में अटैक हुआ तो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट नहीं मान के एक तरीके से दूसरे मूड में आ गए। एक तरीके का डबल स्टैंडर्ड रहा। जहां तक बात आ रही है रिजीम चेंज की और कह रहे जनता की आवाज सुननी चाहिए ईरान में, तो ईरान में तो आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो और तो वही तो प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अमेरिका की का तरफ धकेल कह रहे हो आप पाकिस्तान नहीं, अमेरिका का तो क्लियर है। अमेरिका को सारी दुनिया को पता है कि उनके मोरल वैल्यूज कुछ नहीं होते हैं। उनका जहां अपना फायदा दिखता है वहां उन्हें डेमोक्रेसी खतरे में नजर आती है, उन्हें मास डिस्ट्रक्शन के वेपन नजर आने लगते हैं। तो अमेरिका तो सीधा इसी फंडे पे चलता है कि भाई सिर्फ मैं, मेरा हित, मेरा फायदा, मेरी सुप्रीमेसी, मेरी दादागिरी। मैं जो आपसे समझना चाह रही हूं कि चीन जो डेस्परेशन में था, जो कॉलोनीज बना रहा था कर्जा दे देकर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था छोटी छोटी कंट्रीज के इर्द गिर्द, जो अमेरिका की राह पर ये तरीके अपना रहा था कि हम हर जगह हर मुल्क में अपनी थोड़ी थोड़ी पैठ बनाएं अगर सैन्य अड्डे नहीं, तो वो चीन आज अमेरिका से कहीं दूर, कहीं पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है अगर अमेरिका से वो हेड ऑन नहीं ले रहा है तो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। नहीं, बिल्कुल सही बात कही। उसमें यही तो मैं कह रहा हूं, आपने क्या किया, पिवोटल स्टेट क्रिएट कर दिया कि साउथ एशिया में चीन आ रहा है तो इंडिया के साथ एक क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी। साउथ ईस्ट एशिया या क्वाड को आपने क्रिएट कर दिया, एक अलग से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपकी क्रिएट होगी। और चाइना क्या है, चाइना का बेसिकली बहुत कुछ हद तक स्पेसिफिक मोटिव होता है कि कहीं आप गए, अफ्रीकन कंट्रीज गए तो वहाँ के रिसोर्सेज का दोहन करने लग गए और एक तरीके से उन कंट्रीज को आपने डेड ट्रैक की तरफ धकेल दिया। साउथ एशिया में आए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, अपने इंजीनियर लाए, अपने कैपिटल लाए, अपना इन्वेस्टमेंट लाए, अपना लेबर फोर्स ले आए और साथ ही साथ आपने उन कंट्रीज में, आप बलूचिस्तान में ग्वादार पोर्ट का देखिए कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग जोन बन चुका है पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए, क्योंकि स्ट्रेटजी। तो चीन का जो अप्रोच है बेसिकली वो बहुत ही रिफाइंड और जैसे अमेरिकन एक अप्रोच होता था या कॉलोनियल मास्टर जैसे यूके का और इनका एक अप्रोच होता था, बहुत रिफाइंड और बहुत स्पेसिफिक अप्रोच होता था। चीन का बेसिकली वो उजागर होता है, वो दिख जाता है। जैसे आप म्यांमार में जाइए, म्यांमार में चीन का सीधा सीधा आप मिलिट्री यूनिटा को भी सपोर्ट कर रहे हो, आप रेसिस्टेंस फोर्स को भी सपोर्ट कर रहे हो, आप वहां स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी बना रहे हो, उनका आप एनर्जी रिसोर्स भी दे रहे हो, आप एक्सपोज हो जाओगे। तो चीन क्या है, जाने से पहले ही एक्सपोज हो रहा है, तो चीन को बहुत बढ़त नहीं मिल रही। अमेरिका बेसिकली चीन अभी अमेरिका से बहुत पीछे है, दिखाने के और खाने के, और अमेरिका एक्सपोज। ठीक है सर, मैं बाकी पैनलिस्ट को भी इन्वॉल्व करूंगी। जी दत्ता साहब, सीधे सीधे यहां पर अब ये क्लैरिटी है कि अगर ये जंग 14 देशों से आगे निकलनी है तो कहीं ना कहीं चीन और रूस को ईरान के साथ सॉफ्ट स्पॉन्सर तरीके से नहीं, सॉफ्ट सपोर्ट के तरीके से नहीं, अग्रेसिवली आना होगा। और वो अग्रेशन, वो हथियारों की सप्लाई, वो मिलिट्री सपोर्ट फिलहाल दोनों देश देने के मूड में नहीं है। देखिए पिनाज, ऐसा है कि जो ईरान की जंग चालू हुई है और जिस प्रकार ईरान ने एक प्रण लिया है कि वो ये जंग तब तक नहीं रोकेंगे जब तक वो पूरा बदला नहीं ले लेते उनके आयतना खमानी के मारे जाने का। उन्होंने अपने इर्द गिर्द पूरे अमेरिकन बेसिस जहाँ जहाँ हैं, जिन जिन मुल्कों ने अमेरिका को सपोर्ट किया है, हिमायत करी है, उन सबको वो टारगेट कर रहे हैं। साथ साथ में क्या हो रहा है इसके चलते, अगर यूएई की बात करें हम, पूरा जो इन्वेस्टमेंट है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं वहाँ, एक पूरा इकोनॉमिक हब है यूनाइटेड अरब एमिरेट, वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। वो ये पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को हिलाने वाला है। सऊदी अरब
जो कहा जाता है कि उसके प्रिंस ने उसको रिक्वेस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि साहब आप मारिए, हम आपके साथ में हैं। अभी वहाँ पे उसकी जो रिफाइनरीज है उसको स्ट्राइक किया जा रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, कुवैत के अंदर रिफाइनरी हिट होगी और जो पूरी जो ऑयल सेक्टर है उसको सिलेक्ट करके वो टारगेट कर रहा है ईरान आज के दिन में। दूसरा, अगर उसने अपना स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया, पर्शियन गल्फ के अंदर मूवमेंट बंद कर दिया, जो डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने, अब ये मान के चले कि पूरा जो ऑयल एक्सपोर्ट इन कंट्रीज से हो रहा था बाहर, जो ये पूरे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, ये बंद हो जाएगा। पिछली बार अगर याद हो एकदम त्राहिमाम मच गया था पूरे दुनिया के अंदर। अभी आप देखिएगा ऑयल प्राइसेस $100 $150 तक एकदम जंप मारेंगे। ठीक है, जो ऑयल मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग भी इफेक्ट होते हैं, भारत का भी तेल आता है उस इलाके से। आप अगर रूस से लेना कम कर रहे हैं तो आपका यहाँ से अगर कम होता है तो आपको रूस से दोबारा लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान जो स्ट्राइक कर रहा है पूरी दुनिया इफेक्ट होने वाली है। ईरान रुकने वाला नहीं है, ईरान गाजा नहीं है, ईरान हमास नहीं है, ईरान ईरान है। अगर रूस के खिलाफ यूक्रेन 4 साल से जंग लड़ रहा है, 2 साल इजराइल को हो गया हमास को दबाने की चेष्टा करते हुए, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका ईरान को दबा पाएगा? और बूट ऑन ग्राउंड अगर लेके आया तो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी अमेरिका की, और दोबारा वही गलती दोहराएगा जो पहले जगह जगह पे दोहरा चुका है वो। क्योंकि ईरान की फौज कोई छोटी मोटी फौज नहीं है, वेल ट्रेन्ड मोटिवेटेड फौज है। आप बूट्स लेके आइए, उसके बाद मजा देखिए। तो यानी कि कैप्टन श्याम कुमार, ये लड़ाई फिलहाल उस रास्ते पे जा रही है जहां ईरान अमेरिका को इस कदर परेशान कर देगा ना। अफगानिस्तान में हमने देखा कि अल्टीमेटली आपके जब बॉडी बैग्स जाने लगेंगे, अल्टीमेटली जब आपकी कैजुअलिटीज बढ़ने लगेंगी, आज भी कुवैत में कैजुअलिटीज हुई हैं जो एम्बेसी पे हमला हुआ था, तो फिर कहीं ना कहीं आप पर भी प्रेशर आएगा कि इस लड़ाई को खत्म कीजिए, क्योंकि लड़ाई आपकी डायरेक्ट तो थी नहीं, इजराइल की ज्यादा थी। वहां पर भी उनकी जो विरोधी हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप इसमें सिर्फ इजराइल की वजह से कूदे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। चाइना की बात एक सेकंड के लिए कर दूं। देखिए, चाइना एक्सपेडिशनरी फोर्स के साथ स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर के लिए अभी तैयार नहीं है। वो टैक्टिकल वॉरफेयर में पैसिफिक में किसी तरह ताइवान को धमकाता रहता है, और वहीं सिर्फ वो अमेरिका के साथ कभी कभी स्कर्मिशेस में आता है। तो आप मान के चलिए, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो लास्ट ईयर हुआ था, चाइना के लगातार 3 शिप ओमान की खाड़ी में रहते हैं, और जब ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन हुआ था तब वो फुटबॉल का मैच बहरीन में खेल रहा था। तो कभी भी वो इसमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा। जहां तक अमेरिका की बात है, बूट्स ऑन ग्राउंड मैं आपको रोकना चाहूंगी यहां पर। ये थोड़ी वॉर ब्रेकिंग वॉर अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। ईरान के जो नए डिफेंस मिनिस्टर बने थे उनको मार गिराने का दावा इजराइल कर रहा है। ईरान ने कल नए डिफेंस मिनिस्टर को अपॉइंट किया था और अब खबर आ रही है कि उन्हें मार गिराया गया है। तो किस तरह से इजराइल बिल्कुल क्लियर है कि वो एलिमिनेट कर देगा। एक एक करके तमाम जो आईआरजीसी के ऑफिशियल्स हैं, खamenei के जो सक्सेसर हैं, वो साफ कह रहा है कि वो चुन चुन के मारेगा। या तो खुद रिजीम छोड़ दो, सरेंडर कर दो, नहीं तो वो चुन चुन के मारेगा। जब तक एक भी बचेगा तब तक ये जंग जारी रहेगी। और नेतन्याहू कह चुके हैं कि ये जंग लंबी चलेगी, इसे हम हर रोज एक्सेलरेट करेंगे और ज्यादा इंटेंसिफाई करेंगे। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से यहां पर अभी फिलहाल जो इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहां पर जो नए अपॉइंटेड डिफेंस मिनिस्टर थे उनको भी मार गिराया गया है। और इजराइल ने बेरूत और लेबनान में भी फ्रेश स्ट्राइक्स की हैं, उसकी भी तस्वीरें आ रही हैं। तो अब से कुछ ही देर पहले इजराइल ने बेरूत में नई स्ट्राइक की हैं, तो नए ठिकानों पर हमला किया है। तो लगातार एग्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। सर, ईरान के रक्षा मंत्री को यहां मार दिया है, कल ही अपॉइंट हुए थे वो। तो एक एक करके अगर इस तरह से इतना एग्रेसिवली एलिमिनेट करेगा तो धीरे धीरे वही जो बात कर रहे थे कि ईरान या तो टुकड़ों में टूटेगा, रिजीम चेंज होगा, अमेरिका के अंडर ही रहेगा, चीन चुपचाप बैठ के सिर्फ देखेगा। बिल्कुल, चाइना की बात मैंने कर दी, उससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, पैनलिस्ट ने कहा है। दूसरी बात मैं करता हूं अमेरिका की। तो अमेरिका जब आया है इस युद्ध में तो सोच समझ कर आया है और लंबी लड़ाई के लिए आया है। 4 हफ्ते की एक बात कही ट्रंप ने, लेकिन वो आगे जा सकती है। 3 सैनिकों को उन्होंने संवेदना जताई और अपने सेक्रीफाइसेस के लिए देश को तैयार रहने के लिए कह दिया है। और 15 शिप्स जो आ रहे हैं वो किस टाइप के शिप्स हैं, आप ध्यान से उसको सोचिए और समझिए। और जो ये एयर रिफ्यूलर्स आ रहे हैं इसकी भी बात समझिए। गल्फ के रीजन में, ईरान के सदर्न कोस्ट पर और हॉर्मुज में सी लेन्स के कम्युनिकेशन को लगातार खोल के रखने की जो जिम्मेवारी अनक्लॉज के हिसाब से तो नहीं पर अदरवाइज
सो कॉल्ड जिम्मेदारी बहरीन की 5th फ्लीट ने ले रखी है। और उसी के कारण चाइना जब जानता है कि अमेरिका ये कर रहा है, जहां मेरे ऑयल सप्लाई आते रहेंगे तो मुझे अपना दिमाग क्यों खर्च करना, इसीलिए चाइना वहां नहीं जाता। या वर्ल्ड के किसी कोने में भी सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन की गारंटी चाइना नहीं लेता, चलिए अमेरिका लेता है। ये जो ताजा तस्वीरें हम अपने लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, इजराइल जो है हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं उनके ठिकानों को भी चुन चुन के मार रहा है। दहिया के जो बीचों बीच शहर में उन्होंने इस वक्त अग्रेसिव बॉम्बार्डमेंट लॉन्च की है इजराइल की तरफ से, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। साथ ही फ्रेंच एयरफोर्स का A400M कार्गो प्लेन जो है वो यूएस फ्रेंच बेस जो है यूएई में, उसके लिए रवाना हो चुका है। तो यहां पर अब लगातार एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने बेरूत पर भी हमला किया है, एग्रेसिव हमला किया है शहर के बीचों बीच, और उसकी जो तस्वीरें आ रही हैं, धुएं का गुबार है। तो डीप इंटेंसिफाई स्ट्राइक्स जो हैं इस वक्त हो रही हैं। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के कमांडर्स को भी दाहिया शहर में बिल्कुल उनकी पिन पॉइंट लोकेशंस को टारगेट करते हुए शहर के बीचों बीच हमला किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि ब्रिटेन भी वॉरशिप भेजने के ऊपर विचार कर रहा है और ड्रोन अटैक से बचाने के लिए। तो आपको बता दें कि ब्रिटेन की तरफ से भी अपना वॉरशिप भेजने की बात यहां पर की जा रही है अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो हर तरफ से इस वक्त लगातार ये पूरा का पूरा जो जंग है वो और इंटेंसिफाई होता जा रहा है। तो उस जंग में और पार्टीज जो हैं और मुल्क जो हैं वो कूदते चले जा रहे हैं। एनएनडी दुबे सर, अगर एक एक करके इसी तरह से बड़े मुल्क कूदेंगे, अपने हथियार भेजेंगे, तो फिर और अगर यही अप्रोच रही, यही एक्सेलरेशन रहा, तो फिर धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली इसका दायरा बढ़ेगा। और जैसे हम सीधे शब्दों में अगर कहें कि भाई एक वर्ल्ड वॉर जैसा सिनेरियो, कैसे तो है नहीं कि भाई वर्ल्ड वॉर कोई ऐलान करके मुनादी पीट के होगी, जैसा सिनेरियो सूनर और लेटर क्रिएट होने की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। आपने जो वर्ल्ड वार की बात करी, तो पिछले वर्ल्ड वार का अगर आप इतिहास खंगालें तो ये बात आपकी सही है कि वर्ल्ड वार का कोई पहले से एक मैट्रिक्स टेबल पर रख करके वर्ल्ड वार शुरू नहीं किया जाता। ये एक मकान से दूसरे मकान में आग लगती है और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये विश्व युद्ध में बदल जाता है। लेकिन यहाँ अभी सिचुएशन थोड़ी उससे अलग है, और इस सिचुएशन में वर्ल्ड वार या महायुद्ध के स्तर पर ले जाने के लिए ये नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के पक्ष में कौन कौन आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के पक्ष में ब्रिटेन ने अपने जो बेसेज हैं उसको 48 आवर्स बाद उसको अलाउ किया है। उन्होंने भी 48 आवर्स क्यों लिए, उनका अपने एक डोमेस्टिक इशू है। अभी अगर उनका फ्लीट मूव कर रहा है जैसा कि आपने बताया है, एक थोड़ा और डेवलपमेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अमेरिका के तरफ से कौन कौन आ रहा है ये बहुत ज्यादा डिसाइड नहीं करेगा। डिसाइड ये करेगा कि वे कौन फरीक हैं दुनिया में जो ईरान के तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि जब तक अपोजिट फोर्सेस जो है उसका मास बड़ा नहीं होगा तब तक ये वर्ल्ड वार के तरफ कैसे जाएगा, ये मेरा सवाल है। और उसके तरफ से आने वाले जो देश हैं बड़े गिने चुने हैं, जिन पे हम लोगों ने चर्चा की है, जिसमें चाइना और रशिया मेन है। तो ये दोनों अभी सीधे घुसते हुए वार में नहीं दिख रहा है। चाइना की अपनी हदबंदियां हैं, रशिया के अपने पांव फंसे हुए हैं यूक्रेन वार में। वहां पर पूरा कंप्लीट नाटो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो नजर लगाए हुए हैं कि कौन सा वीक पॉइंट मिला है। तो कुल मिला के वहां की फील्डिंग भी ट्रंप ने ऐसा नहीं है खोल रखी होगी, उस फील्डिंग की भी अच्छी मजबूती की होगी। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कोई इनमें से क्या ईरान के पक्ष में आएगा तो ये दायरा बड़ा बढ़ेगा। अदरवाइज अगर ये कंट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी एलाइज हैं यूएस के, इनमें अगर कोई सपोर्ट बढ़ाता है तो इससे बहुत ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहां तो रेसिस्टेंट अकेले ईरान ले रहा है। अब ईरान के पास जब तक जितने रिसोर्सेज हैं वो यूज करेगा, चाहे स्लो पेस में यूज करे, इसकी लॉन्गेटिविटी को बढ़ाए, वार को हरस करे अमेरिका को, और उसे इस बात पे मजबूर करे कि ईरान के अंदर आके लड़ो, ग्राउंड पर आके लड़ो, तब हम यहां की असलियत बताएंगे। और वो बहुत ही एक डिफिकल्ट टाइम होगा अमेरिका के लिए, बेशक उनकी मजबूती। हालांकि ट्रंप ऐलान कर रहे हैं, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इतना ज्यादा हथियारों का जखीरा हमारे पास पहले नहीं था, हम तो फॉरएवर वॉर के लिए तैयार हैं। तो ट्रंप तो एक वॉर स्प्री पे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम फॉरएवर के लिए तैयार हैं। इतना असला, इतना गोला बारूद है, स्टॉक पाइल जो है इतनी ज्यादा है, मीडियम रेंज, हाई रेंज, सब तरह के हथियार मेरे पास इतने सारे हैं कि कमी नहीं पड़ने वाली। वो तो सच्चाई है, वो सच्चाई है। हाँ। कि ट्रंप के पास इतने रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के मामले में तो कोई उन्हें कंपेयर कर नहीं सकता, ईरान तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। ईरान के पास जितनी क्रूज मिसाइलें हैं, जितने उनके पास ड्रोन हैं, जितना उन्होंने चाइना
और बाकी मित्र देशों से उन्होंने इकट्ठा कर रखा, उन्होंने भी तो तैयारी की है, वो तब तक लड़ रहा है। यही है कि थोड़ा ईरान के जो चलिए, और इस बीच आपको बता दें, ईरान के 8 क्रूज मिसाइल को गिरा है। यूएई की तरफ से अब ये बयान आया है कि उन्होंने 186 बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट की गई थी और जिसमें से 172 को मार गिराया है, मतलब न्यूट्रलाइज कर दिया है, और 13 समंदर में जाके गिरी हैं। 812 ईरानियन ड्रोन्स जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं, 755 इंटरसेप्ट हुए हैं, 8 ईरानियन क्रूज मिसाइल डिस्ट्रॉय की गई हैं और ईरानियन अटैक में 3 मौतें हुई हैं और 68 माइनर इंजरीज लोगों को हुई हैं। तो 68 लोग जो हैं मामूली रूप से घायल हुए हैं, 3 की मौत हुई है। यूएई ने, डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने ये ऑफिशियल अकाउंट फिलहाल यहां पर दिया है। तो ये बात जो एनएनडी दुबे सर कह रहे थे, प्रोफेसर भारद्वाज, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, ईरान के साथ कोई आएगा या अलग थलग ही रह जाएगा? कोई इस जंग में कूदेगा? पिनाज मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूं। देखिए, 4 फॉल्ट लाइनें दुनिया में जो अमेरिका ने क्रिएट की हुई है। एक हो गया यूक्रेन रशिया, वहां पर अमेरिका यूरोप के माध्यम से लड़ाई लड़ रहा है। दूसरा आप देखिए ताइवान और साउथ चाइना सी, वहाँ पर अमेरिका जो पेरिफेरियल स्टेट है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके माध्यम से और पूरा साउथ ईस्ट एशिया के माध्यम से लड़ाई लड़ रहा है। तीसरा फॉल्ट लाइन इन्होंने यहाँ पे ईरान के साथ किया है, उसमें इजराइल को आपने आगे किया हुआ है और बाकी जो कंट्रीज हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड, सऊदी अरबिया है, यूएई है, सबको इनके माध्यम से ईरान के साथ फॉल्ट लाइन क्रिएट किया। और चौथा जो इस्लामिक तालिबान के खिलाफ जो अफगानिस्तान में एक तरीके से फॉल्ट लाइन था, इस्लाम और जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई है। तो अमेरिका ने क्या किया हुआ है कि अपने फ्रंट में पिवोटल स्टेट्स और पिवोटल पावर्स को आगे किया हुआ है और पीछे से पूरा सपोर्ट किया हुआ है कि उनका दो बहुत बढ़िया धंधा चलेगा। एक तो उनका डॉलर मजबूत होगा, दूसरा उनका आर्म्स मार्केट क्रिएट होगा, तीसरा आप ये बात मान के चलिए कि अमेरिका का जो अपना उद्देश्य है, बेसिकली जो अमेरिकन सुपरमेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बरकरार रहेगा और ये वॉर चलते रहेंगे और वॉर चलते रहेंगे तो ये पावर्स अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे। आप देखिए कि साउथ चाइना सी में चाइना को और क्यों नहीं लोग कंट्रीज, क्योंकि चाइना का अपना जो मिडिल किंगडम थ्योरी है वो दूसरे कंट्रीज में एप्रीहेंशंस क्रिएट करता है। ईरान के खिलाफ क्यों पूरा का पूरा ये गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट खड़ा हो रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर के रूप में हो रहा है, वो सबके लिए खतरा है, वो इजराइल के लिए नहीं, पूरे अरबियन वर्ल्ड के लिए खतरा है। तो सारे के सारे बिल्कुल गल्फ कंट्रीज भी कभी भी वहां शिया सुन्नी का भी कॉन्फ्लिक्ट था, वो कभी नहीं चाहते थे कि ईरान के पास जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बने। कर्नल राठौर, आपसे जानना चाहूंगी, सर ने तो अमेरिका का पर्सपेक्टिव बताया, मुझे बता दीजिए ईरान के पास आपकी समझ, आपका एनालिसिस कहीं से भी इशारा करता है कि भाई इस मौके को चीन खुद की सुपरमेसी साबित करने के लिए भुनाएगा? ईरान के साथ क्या कोई खड़ा होगा या फिर नहीं, जो जैसा है अपनी लड़ाई खुद लड़ो, बाद में देखेंगे हम वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने को? देखिए पिनाज, ये जियो स्ट्रेटजी जो है वो एक जंगल राज की तरह है। जंगल राज में आपने देखा होगा कि गिद्ध कभी भी जिंदा जानवर को ऊपर नहीं उतरता है, वो इंतज़ार करता है कि जानवर मरे, उसके बाद गिद्ध उसके पास आता है। तो आज जो अमेरिका है वो कल नहीं था और आज का अमेरिका आने वाले कल में नहीं होगा। अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है और इस पावर का इंतज़ार, इस डिक्लाइन का इंतज़ार बड़े सब्र के साथ चीन कर रहा है और इस सारे टाइम गैप को चीन अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर बनाने में इस्तेमाल कर रहा है और उसको देख रहा है। तो इसके अंदर अगर चीन को रूस की बलि चढ़ानी पड़े या ईरान की बलि चढ़ानी पड़े, चीन को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर चीन का जो सपोर्ट होगा, दिस मच एंड नो मोर। अब आती है बात, आप देखें जियोग्राफी के हिसाब से चीन ऐसी जगह फंसा है कि ईरान में चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। आप बताएं चीन में ईरान में क्या कर सकता है? चीन या तो सप्लाई कर सकता है या क्या अपने मेनलैंड चाइना से चीन के लिए वो पर्शियन गल्फ में मिसाइल मारेगा? नहीं मारेगा। रास्ते में इतने पड़ते हैं कंट्रीज, उनके आकर के अपनी फौज उतारेगा? नहीं उतारेगा। उस अरेबियन सी में घुसने की कौन कोशिश करेगा जहां पर 5th फ्लीट पहले से और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से खड़े हैं? ठीक है, तो यहाँ आना मुश्किल है। लेकिन ये जंगल राज है, वो डिक्लाइनिंग पावर को खत्म होने का इंतजार, मतलब अभी सही समय नहीं है चीन के लिए। चीन वेट एंड वॉच कर रहा है, अपना सॉफ्ट सपोर्ट देता रहेगा, लेकिन अभी अग्रेसिवली
इस जंग में कूद जाए नहीं है, क्योंकि वो भी जानता है कि अभी उसे अमेरिका के मुकाबले और ज्यादा तैयारी करनी है और ज्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है। दत्ता साहब, एक क्लोजिंग रिमार्क। जो समझ में आ रहा है कि चीन उतरेगा नहीं, रूस भाई ऑलरेडी यूक्रेन के फ्रंट पे लड़ रहा है, तो दो महाशक्तियां तो ऑलरेडी आउट हो गई हैं। अब ये जंग कहां और कैसे खत्म होती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये बिहाइंड द सीन दोनों रूस और चीन ईरान की मदद करेंगे टेक्नोलॉजिकली, मटेरियल वाइज, उसके अंदर कोई आप शक मत करें। और जहाँ तक कंटिन्यूटी का सवाल है, अगर अमेरिका कहता कि वेनेजुएला मेरा बैकयार्ड है, तो क्या ईरान आपका चाइना का और रशिया का बैकयार्ड नहीं है? ये उसके हेमिस्फेयर में नहीं आता, अमेरिका के हेमिस्फेयर में, तो अमेरिका क्यों यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है? ये अलग एक एरिया है, जियो स्टैटिक एरिया है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। साउथ एशिया पूरा, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और ऊपर से फिर आप जाएं तो आप इंडो पैसिफिक की बात करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि ना रूस चाहेगा ना चाइना चाहेगा। रूस की मजबूरी है फिलहाल, क्योंकि यूक्रेन में वो जंग में लगा हुआ है, और उसकी कोई अमेरिका के साथ जरूर कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके तहत अमेरिका लगातार यूक्रेन को बोल रहा है कि तुम समझौता कर लो, और जो रूस बोल रहा है उसको मान जाओ। तो ये कुछ एग्रीमेंट है अभी, क्योंकि कोई एक मुल्क जो डायरेक्टली अमेरिका को थ्रेटन कर सकता है वो आज के दिन में रशिया है, जिसके पास इतने न्यूक्लियर आर्सेनल है कि तबाही मचा सकता है पूरे अमेरिका के अंदर, और ये अमेरिका को पता है। इसलिए उस जंग से हट के उन्होंने अपना पैर पीछे खींचा। अभी जहाँ तक चीन का सवाल है, वो बिहाइंड द सीन सपोर्ट करेगा, टेक्नोलॉजी से करेगा, जो भी उसके पास दे सकता है, चाहे मिसाइल हो चाहे कुछ हो, और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, चलिए, तो इंटेलिजेंस दे पाएगा। धीरे धीरे ये जंग 14 मुल्कों तक पहुंच चुकी है। इस जंग का ऑब्जेक्टिव ट्रंप के नजरिए से तो साफ समझ में आ रहा है कि वो तो कह रहे हैं फॉरएवर वॉर भी लड़नी पड़े तो लड़ेंगे, बूट ऑन ग्राउंड भी भेजने पड़े तो भेजेंगे। नेतन्याहू भी कह रहे हैं जंग बहुत लंबी चलने वाली है, तो ईरान के साथ के लिए कोई उतरेगा तभी ईरान इस जंग को लंबा सस्टेन कर पाएगा। तो वेट एंड वॉच करना है, अभी नजर बना के रखनी है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।